बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एग्ज़ामिनेशन से पहले मैं आपसे कुछ बातें करना चाह रहा था एस्से के हवाले से। एस्से राइटिंग, चूँकि मैं सीएसएस की एस्से राइटिंग की क्लासेस 16 साल से ले रहा हूँ, 2005 से लेकर आज तक, और उससे पहले भी 2 साल मैंने खुद से भी अपने सीएसएस की तैयारी की, मास्टर्स इन लिटरेचर उससे पहले किया। और जब मैं अपने सीएसएस की तैयारी कर रहा था तो मैंने एस्से की एक दफ़ा भी प्रैक्टिस नहीं की थी। मेरी 2 अटैम्प्ट्स थी, दोनों अटैम्प्ट्स में एस्से लिखा और दोनों अटैम्प्ट्स में कन्वीनियंटली मैंने पास किया। ना सिर्फ ये वाला पेपर बल्कि इंग्लिश का जो कॉम्पोजिशन का पेपर है वो भी, अब बगैर पढ़े। दैट वाज एन अचीवमेंट। उस वक़्त ये पता नहीं था, लेकिन अब जिस तरीके से एस्से के बारे में कन्फ्यूजन फैली हुई है पूरे पाकिस्तान में, अब मुझे लगता है कि दैट कुड हैव बीन एन अचीवमेंट, क्योंकि मुझे याद है कि इंग्लिश वाज माय फोटे। पंजाब यूनिवर्सिटी से मेरा मास्टर्स लिटरेचर, और उसमें मुझे हेल्प किया। ना सिर्फ ये बल्कि मैं काफ़ी अरसे से इंग्लिश पढ़ा भी रहा था, तो इसलिए मेरे लिए आसानी थी। हाँ, दूसरे सब्जेक्ट्स मेरे लिए आसान नहीं थे, ख़ासतौर पे साइंस में मुझे मेहनत करनी पड़ी। तो मैं एस्से के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ जो कन्फ्यूजन हैं, जो मैंने किया और जो अब मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेपर्स को चेक करके। इस साल भी हमारे मॉक एग्जामिनेशंस हुए, कुछ 10 से 15 एस्से के पेपर्स लिए गए, और उसमें जो गलतियां देखी, या 15 साल से जो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ उनकी गलतियाँ और उनकी सक्सेसेस को देखकर कुछ चीज़ें, कुछ कन्फ्यूजन्स मैं दूर करना चाह रहा हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है कि मैं वो कन्फ्यूजन्स आपकी दूर कर पाऊँ। चूँकि पेंडेमिक, जो पहला पेंडेमिक आया, उस लॉकडाउन में मैंने सोशल मीडिया के ऊपर पहली दफ़ा हम आए, और मैं खुद सोशल मीडिया पे बहुत सारे टीचर्स को सुना भी, कन्फ्यूजन और बढ़ गई कि एस्से राइटिंग में चल क्या रहा है, लोग क्या बता रहे हैं, और कैसी कैसी टेक्निकल और न्यूएंसेस वो स्टूडेंट्स को बताते हैं कि मैं खुद भी, मेरा दिमाग थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ऐसे है क्या, हमने क्या लिखा था और आजकल चल क्या रहा है। एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग ये याद रखें कि एस्से इज़ अ प्रोज इन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एक जो सेंटेंस है वो आपने अपने जहन में रखना है। एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश में जो एस्से का जो पूरा चैप्टर है, उसके अंदर एक सेंटेंस इसके ऊपर सारी बात की गई है, और वो है एस्से इज पोएट्री इन प्रोज। पोएट्री, how can it be a poetry? पोएट्री का मतलब है आपकी इमेजिनेशन। When you talk about poetry, it means you take the flight on the wings of imagination. You become romantic. Romantic not in a sense of love affair, but a love affair with imagination. तो आपकी imagination बहुत important है। The most important thing when you sit at a desk to write an essay, you need to stir your imagination. आप मुझे बताएं कि आपकी इमेजिनेशन कैसे स्टर हो सकती है जब आप स्ट्रक्चर की गुंजलों में पड़े रहेंगे। आपको फलाने सीएसपी ने बताया कि सेंटेंस को स्पेसिफिक से जनरलाइज करना है या जनरलाइज से स्पेसिफिक करना है। आपको फलाने टीचर ने बताया जो खुद सीएसएस एस्पायरेंट था और वो कामयाब ना हो पाया, उसने चूंकि अपना उसका एक एक्सपीरियंस था, उसकी बेसिस के ऊपर उसने बताया आपको कि आपने कोहेरेंस का ख्याल रखना है, आपने कोहेजन का ख्याल रखना है। तो मुझे बताएं कि इन न्यूएंसेस में पढ़कर आप अपनी इमेजिनेशन को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि पोएट्री में तो ऐसा है कि एक दफा आपकी आमद स्टार्ट हुई तो फिर आप वजद में आ जाते हो, फिर आप अपनी बहुत सारी ऐसी इमेजिनेशन से चीज़ों को क्रिएट करते हैं कि जो आपकी अपनी होती हैं, आपकी अपनी जेन्युइन ओपिनियन होती है। मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, चूँकि मैं भी प्रोफेसर हूँ और तकरीबन 11-12 साल से इसी फील्ड में हूँ। तो
हमने भी बीए लेवल के ऊपर, मास्टर्स लेवल के ऊपर पेपर्स चेक किए हैं। हमें अच्छा लगता है अगर कोई स्टूडेंट अपनी कोई ओपिनियन जनरेट करे, और आप किसी भी एग्जामिनर से बात करके देख लें, हमारे अपने उस्ताद साहब जो रजी आब्दी साहब हैं, वो भी कहते थे कि आपकी अपनी ओपिनियन इज वैल्यूड मोर देन एनीथिंग एल्स। आपकी अपनी ओपिनियन कहां से निकलेगी जब आप किसी भी सीएसपी को ऑफर फॉलो नहीं कर रहे होगे। जब किसी भी सीएसपी का पेपर आपने अपने सामने रखा है और उसी लाइंस के ऊपर आप लिखने की कोशिश कर रहे हो, वही स्ट्रक्चर आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या होगा भला? आपकी अपनी जेन्युइन जो एबिलिटी है, जो क्रिएटिविटी है, वो नहीं निकल पाएगी। आप हमेशा लकीर के फकीर बनने की कोशिश करेंगे। हाँ, आप पेपर उसका जरूर देखें, 6-7 और मॉडल पेपर्स देखें, उनसे देखें कि कैसे उन्होंने लिखा है डिफरेंट पर्सपेक्टिव के साथ, लेकिन अपनी इमेजिनेशन के सामने किसी भी ऑब्स्टेकल को ना आने दें। जब आप पेपर कर रहे हो ऐसे का, तो आपकी अपनी ओपिनियन को ज्यादा वैल्यू किया जाएगा। अगर आपकी अपनी जेन्युइन ओपिनियन नहीं निकलती है, आपके एग्जामिनर को ये पता चला कि ये तो बोरोड ओपिनियन है, ये तो इसने फर्ज करें फेमिनिन के ऊपर, जो फेमिनिज्म है उसके ऊपर कोई ऐसे आया है, आपने सारा जो जेंडर स्टडी का पेपर है उसकी थेरीज लिखनी है, उनके राइटर्स के नाम मेंशन कर दिए हैं, वहां पे मौजूद डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बता दिए, तो क्या होगा? दैट इज नॉट योर ओन जेन्युइन ओपिनियन। आपकी अपनी जेन्युइन ओपिनियन क्या है, और वो सिंपल वर्ड्स में लिखी हो। यह भी बिल्कुल बात गलत है कि आप बड़े बड़े वर्ड्स, जार्गन्स और ऐसी वोकैबुलरी जो कि आकाइक है, वो अगर आप अपने एसे के पेपर में लेके आओगे तो इससे आपके एग्जामिनर को तकलीफ होगी, उसको अच्छा नहीं लगेगा कि इतने मुश्किल वर्ड्स, क्या ये मेरा टेस्ट ले रहा है, मेरा एग्जामिनेशन ले रहा है। ऐसे राइटिंग में 2 चीजें आपने याद रखनी है, एक तो वो सिंपल हो। अच्छा, सिंपल होने का मतलब ये नहीं है कि वो उसमें एक्सप्रेशन ना हो। सिंप्लिसिटी, अच्छा, एक तो फुल ऑफ एक्सप्रेशन को लोगों ने मिस्टेक किया है कि शायद इसका मतलब यह है कि बहुत मुश्किल वर्ड्स बीच में शामिल कर दिए जाएं, जो आपने वोकैबुलरी या फिर सिनोनिम्स, एंटोनिम्स आपने तैयार किए अपने ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, और आप समझते हो कि वो सारे ऐसे में मैं उंडेल दूं तो मेरा एक्सप्रेशन बन जाएगा। दैट इज नॉट एक्सप्रेशन। आपने कभी अल जजीरा पढ़ा हो, या फिर अमेरिका का मैगजीन और एक डाइजेस्ट आता था किसी जमाने में, हम बहुत पढ़ते थे, वो आपको भी पढ़ना चाहिए अगर वो आजकल आता है तो, रीडर डाइजेस्ट। बहुत सिंपल तरीके से उन्होंने इंग्लिश के एक्सप्रेशन को लिखा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि एक्सप्रेशन उन्होंने नहीं डाला होता। मसलन मैं आपको बताता हूं, अगर कोई बच्चा ये लिखता है कि दिस माइंड बॉगलिंग आइडिया बम्बार्डेड माई माइंड, और बड़े मुश्किल और बम्बास्टिक किस्म के वर्ड्स और आकाइक वर्ड्स इस्तेमाल किए, इससे भी ज्यादा, शायद मुझे इससे ज्यादा आकाइक वर्ड इस वक्त ना मिल रही हो, तो ये इतना एक्सप्रेशन तो नहीं डालता। इससे बेहतर है आप लिखो एन आइडिया कम्स टू माई माइंड। लेकिन आप अगर एक्सप्रेशन भी डालना है तो आप ये लिख सकते हो, एन आइडिया फ्लैशेस अक्रॉस माई माइंड, एन आइडिया बबल्स इन माई माइंड। अब ये देखिए, ये भी 2 जो फ्रेजेस एंड पे मैंने बताई हैं, ये सिंपल वर्ड्स हैं लेकिन इनमें एक्सप्रेशन है। तो एक्सप्रेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपने इंतहाई मुश्किल वर्ड्स वहां पे जानबूझ के डालने हैं और अपना ऐसे खराब कर देना। एक तो जेन्युइन रहना है। देखिए, जेन्युइन का मतलब ये है कि मैं इसकी एक मिसाल अपने स्टूडेंट्स को देता हूं कि देखिए, रफ़ी की आवाज़ में या लता की आवाज़ में या बड़े किसी गुलकार की आवाज़ में, मेहदी हसन की आवाज़ में, बड़े लोग आए हैं जो उनकी आवाज़ में गा सकते हो, उन्हीं की आवाज़ में बिल्कुल वैसे ही गाते हैं, लोगों ने दाद भी उनको दी, लेकिन उनमें से कोई भी फेमस नहीं हुआ जैसे कि वो जेन्युइन पीसेस जो मशहूर हुए हैं। जब आपके पास जेन्युइन है तो आप कॉपी को क्यों पसंद करेंगे, और कॉपी हमेशा पता चल जाएगी। तो इसलिए आपकी अपनी जेन्युइन फिलॉसफी निकलनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है फिलॉसफी ऑफ लाइफ। आपने अगर कोई करंट अफेयर्स का या फिर जेंडर से रेलेवेंट कोई ऐसे आपने अटेम्प्ट किया है और उसमें फिलॉसफी नहीं डाली है, वो करंट अफेयर्स का ऐसे लग रहा है कि जैसे कि कोई इंटरनेशनल रिलेशंस का कोई क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया हुआ, प्योर करंट इश्यूज या प्योर करंट लैंग्वेज
जो करंट अफेयर्स की लैंग्वेज है वो आपने इस्तेमाल की और उसमें फिलॉसफी नहीं डाली, तो वो भी इतना अच्छा और इनरिच्ड नहीं होगा। उसकी वजह ये है, अच्छा फिलॉसफी ऑफ लाइफ आप कैसे पता चल सकता है? हम जब लिटरेचर के स्टूडेंट से तो हम डिफरेंट नॉवेल्स पढ़ते थे और ड्रामास पढ़ते थे, और इवन इससे हटकर भी हमारे उस्ताद हमें ये कहते थे कि डिफरेंट दूसरे नॉवेल्स भी पढ़ के आएँ, क्योंकि वो एक्सटेंसिव रीडिंग के साथ आपको फिलॉसफी ऑफ लाइफ की समझ लगेगी। और वो हमें बताते थे कि फिलॉसफी ऑफ लाइफ जो है वो समझ लगती है जब आप कैरेक्टर की साइकोलॉजी को समझ सकें और फिर उसको जनरलाइज कर सकें। इसको कहते हैं फिलॉसफी ऑफ लाइफ। अगर एक कैरेक्टर ने कोई ऐसी चीज की है, उसके कुछ इमोशनल जो इश्यूज चल रहे हैं, अगर आप उसको फिलॉसफी ऑफ लाइफ बनाकर अप्लाई करते हो, जनरलाइज करते हो, यूनिवर्सलाइज करते हो, तो आप अपने आर्गुमेंट्स को एनरिच करने के लिए वो चीजें बीच में ला सकते हैं। मसलन मैं आपको बताता हूं, 2003 में पहली दफा मैं सीएसएस के एग्जामिनेशन के लिए गया और हमारे सामने पेपर आया। पेपर में बहुत सारे कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस भी थे जो करंट इश्यूज से रेलेवेंट थे। एक टॉपिक शायद वो किसी ने भी नहीं सेलेक्ट किया होगा, मैंने किया। वो कन्फ्यूशियस की एक स्टेटमेंट थी, द वाइजेस्ट एंड द स्टूपिडेस्ट कैन नेवर चेंज। The wisest and the stupidest can never change। अब इसमें मैंने कैसे लिखा, मेरा थीम इस वक्त मैं आपको बता रहा हूं कि कौन सा थीम इस्तेमाल किया। मुझे याद है अभी मैंने कहा कि the wise who consider themselves the wisest in the superlative degree, they are the stupidest of the world and they can never change। The stupidest and the wisest, both of them are the same ones, because the stupidest and the wisest, they are in the extreme form. Anything which reaches the extreme form become poisonous, such as when sugar reaches its extreme, तो वो भी कड़वी हो जाती है, that becomes sour। और इसी तरीके से जब खुशी आपकी happiness, it reaches its extreme, it becomes excitement, and when even it goes beyond it, it becomes pain। ये भी पेनफुल हो जाती, आपकी खुशी पेनफुल हो जाती है जब एक हद से ज्यादा जाती है। इसको फिर मैंने करंट अफेयर्स के साथ लिंक किया। उस वक्त जो टेररिज्म का इशू पूरी दुनिया में 9/11 2001 में हुआ था और टेररिज्म के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे थे। मैंने कहा कि जो रिलीजन है, इफ रिलीजन रीचेज इट्स एक्सट्रीम लेवल, इट बिकम्स कुफर, पैगनिज्म। इवन रिलीजन भी अपने एक्सट्रीम के ऊपर वो भी पैगन बन जाता है। इन एक्सट्रीम फॉर्म एवरीथिंग बिकम्स नेगेटिव। ये मेरा एक आर्गुमेंट था। इसको करंट अफेयर्स के साथ और फिलॉसफी के साथ लिंक कर करके मैं लेके गया और उसने मुझे पास किया। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि मुझे लगता था कि ऐसे पास करना तो बहुत ही मुश्किल है। सिंपल सेंटेंसेस इस्तेमाल किए होंगे, मुझे नहीं लगता कुछ थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन चलो आ भी गया होगा, लेकिन मैं नहीं समझता हूं कि बड़े बड़े वर्ड्स इस्तेमाल किए। आज भी मैं देखता हूं वो स्टूडेंट्स कामयाब होते हैं जो सिंपल रहते हैं अपनी राइटिंग में, और जो फिलॉसफी ऑफ लाइफ और करंट इश्यूज को आपस में मिलाकर, इवन जेंडर भी है तो उसको भी आपस में मिला के तो वो करते हैं। फर्ज करें अगर किसी ने इस दफा जैसे कि पेपर्स जो लिए मॉक एग्जामिनेशंस, उसमें एक ऐसे था, उसमें था, अब मेरे ज़हन में आ नहीं रहा, जेंडर इनइक्वालिटी या जेंडर इक्वालिटी इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड इशू इन पाकिस्तान। चलो इसमें लगा लें। अच्छा, जो नया अब बच्चा आता है वो क्या करेगा, उसने अगर जेंडर स्टडीज पढ़ी है वो इस टॉपिक को अटेम्प्ट करेगा। वो क्या लिखेगा, वो लिखेगा मेरी स्टोन वॉल क्राफ्ट ने ये वाली किताब लिखी थी, उसमें ये बातें की। फिर फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म में क्या हुआ, सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में क्या हुआ, थर्ड वेव वगैरह वगैरह, ये सारी बयान की। फिर डिफरेंट थेरिस्ट को लाकर तो सारा फेमिनिज्म का एक केस कि भाई मेरा एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएगा कि देखे मैंने कितनी थेरीज दी हैं। ऐसे एग्जामिनर इंप्रेस नहीं होता। एक तो आपने सारी बोरोड चीजें लिखी हैं, ये चीजें तो वो खुद से पढ़ लेगा, ये चीजें तो उसको पता है। आपने अपना क्या लिखा
दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू वांट्स टू सी। आपने अपना क्या लिखा है, अपनी ओपिनियन क्या जनरेट की। देखिए रसल जो है, रसल की दुनिया एसएस क्यों बढ़ती है, बेकन के एसएस क्यों बढ़ती है, वो चाहते हैं कि देखें बेकन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस इशू के ऊपर, उस इशू के ऊपर और इस इशू के ऊपर, उसकी अपनी इंटेलेक्ट क्या है। अच्छा, उस वो कैसे उनकी इंटेलेक्चुअल लेवल। तो वाइड रीडिंग जो है, अगर आप डिफरेंट किस्म के एसेइस्ट्स को पढ़ते हैं और अच्छे एसेइस्ट जरूर पढ़ें, जैसे कि बेकन है, बेकन के एसेस आप पढ़ेंगे तो लैंग्वेज जरा सी पुरानी है, आपको समझ नहीं लगेगी, उसकी पैराफ्रेज पढ़ लें। फिर उसके बाद एडवर्ड सईद को पढ़ लें, उसके एसेस पढ़ लें। फिर बर्ट्रैंड रसल को पढ़ लें, अगर आप फिलॉसफी ऑफ लाइफ उसको जनरेट करना चाहते हो, उसको अपने लिए आप अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हो। आप युval नोह हरीरी को पढ़ें, बड़ा सिंपल लिखता है लेकिन बहुत अच्छा ग्लोबलाइजेशन के ऊपर और आईटी के ऊपर, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके ऊपर लिखता है, आप उसको पढ़ लें। डिफरेंट दूसरे एसेइस्ट्स हैं, आप उनको पढ़ें और पढ़ के देखें कि उन्होंने कौन कौन सी अपनी ओपिनियन को कैसे जनरेट किया। बट डोंट गेट कैरिड अवे बाय एनी वन राइटर। अगर आप एक ही टॉपिक के ऊपर 4 राइटर्स को पढ़ रहे हो तो फिर आपके पास नॉलेज बेस होगी, उसकी बेसिस के ऊपर आप अपनी ओपिनियन जनरेट करते हो, तो उसको कहते हैं क्रिटिकल ओपिनियन। एक बैलेंस्ड अप्रोच, ना आप उसकी साइड लो, ना उसकी साइड लो, ना इसकी साइड, लेकिन आप के जहन में बाकी सब की रीडिंग मौजूद है, आर्गुमेंट्स मौजूद है, उन आर्गुमेंट्स की बेसिस के ऊपर आप अपना आर्गुमेंट जनरेट करते हो। दैट इज कॉल्ड यू आर बैलेंसिंग बिटवीन डिफरेंट नॉट्स। दिस इज कॉल्ड critical approach, and critical approach Bloom's taxonomy में one of the highest ladders of intellect है। तो आपका जो CSS का एग्जामिनर है वो आपसे critical approach डिमांड कर रहा है। critical approach does not mean you criticize somebody. critical approach का मतलब है balanced opinion। जैसे कि आप डॉन न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पढ़ते हैं तो बड़ा बैलेंस्ड किस्म का उसने ओपिनियन दिया होता है किसी भी पार्टी या गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर।